वेलकम बैक टू द चैनल। जो आज का पार्ट रहने वाला है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन में दो एप्लीकेशन आज हम लोग देखने वाले। पहला एप्लीकेशन जो रहेगा वो रहेगा नॉर्मल जो ओवर टर्निंग की कंडीशन रहेगी, वो देखेंगे कि मिनिमम स्पीड कितना लगता है ओवर टर्निंग वाली कंडीशन में। मैं एक्सप्लेन करूँगा पहला वाला एप्लीकेशन। और सेकंड वाला एप्लीकेशन जो रहेगा वो रहेगा वॉल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ बोलते हैं उसको, वॉल ऑफ डेथ नहीं, वेल ऑफ डेथ बोलते हैं। सो पहला एप्लीकेशन हम लोग पहले देखते हैं, उसका जो नोट्स रहेंगे वो लिख के ले लेंगे, बाद में वेल ऑफ डेथ क्या होता है वो देख लेंगे, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 13 है, पेज नंबर 24 का। सो हम लोग चालू करते हैं अपने लेक्चर से। सो हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। और उसमें पहला एप्लीकेशन जो रहने वाला है उसका एप्लीकेशन का नाम रहेगा, पहला जो एप्लीकेशन रहेगा उसका एप्लीकेशन का नाम है ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल। ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल के पहले मैं थोड़ा सा एक थोड़ी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल क्या होती है। और ओवरटर्निंग के साथ और एक चीज़ आती है, उसका नाम है स्किडिंग भी बोलते हैं उसको, स्किडिंग। तो स्किडिंग वाला पार्ट क्या होता है और ओवरटर्निंग वाला पार्ट क्या होता है देखते हैं। सो ये मेरा कर्व रोड है और मेरे कर्व रोड पे एक व्हीकल है, इट्स टेकिंग एन शार्प टर्न। दिस इज़ द इनर एंड एंड दिस इज़ द आउटर एंड। अगर the vehicle, if the vehicle falls at the outer end, आउटर एज पे अगर व्हीकल फॉल हो रही है, गिर रही है, मतलब स्किड हो रही है, तो उसको बोलते हैं स्किडिंग। अगर मेरी जो व्हीकल है वो टॉपल टॉपल करती है, मतलब इनर एंड पे ऐसे पलटी खाती है, सपोज ऐसे बोल रहा हूँ मैं कि ये इनर एंड पे गिर रही है, तो उसको बोलते हैं ओवर टर्निंग। सो दो कंडीशंस रहेंगी, ओवर टर्निंग और स्किडिंग। सॉरी, हम लोगों को सिलेबस में फ़िलहाल ये वाली है, स्किडिंग वाली कंडीशन है, स्किडिंग वाली कंडीशन हम लोग देखने वाले। ओवर टर्निंग वाली कंडीशन सिलेबस में नहीं है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ स्किडिंग ऑफ व्हीकल, स्किडिंग ऑफ व्हीकल क्या होता है और व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी फॉर स्किडिंग ऑफ व्हीकल, वो वाला देखने वाला है। ओवर टर्निंग वाला पार्ट रहेगा बट वो जेडब्ल्यू पार्ट में आता है, नॉर्मल बोर्ड्स में नहीं आता। सो हम लोग जब जेडब्ल्यू पार्ट डिस्कस करेंगे तो ओवर टर्निंग की कंडीशन भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग पढ़ने वाले व्हाट इज़ स्किडिंग ऑफ व्हीकल। तो स्किडिंग ऑफ व्हीकल क्या होगा देख लेते हैं। नॉर्मल एक मेरा व्हीकल है, वो सर्कुलर ट्रैक पे एक शार्प टर्न मार रहा है। शार्प टर्न जब मारेगा, सपोज़ मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ, तो ये सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक पे मेरा जो व्हीकल रहेगा वो शार्प टर्न मार रहा है, इट्स टेकिंग ए शार्प टर्न। तो ये मेरा पॉइंट सी है और ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस आर है, रेडियस आर है और मेरा व्हीकल टर्न मार रहा है। अभी मुझे बताओ फ्रिक्शन कहाँ पे रहेगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन रहेगा टूवर्ड्स इनर पार्ट। तो अगर मैं यही यही इमेज अगर मैं बैक एंड से, मतलब सपोज व्हीकल के बैक साइड से लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये मेरी व्हीकल है, ये उसके दो व्हील्स है, बैक व्यू से देख रहा हूँ मैं। ये मेरा सेंटर ऑफ रोड है सी और ये जो है मेरा रेडियस आर। तो मुझे बताओ कि वेट कहाँ पे एक्ट करता है, वेट डाउनवर्ड एम जी। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे एक्ट करता है, अपवर्ड कैपिटल एन। और अंदर की तरफ जो एक्ट करता है टायर्स के बीच में जो रहेगा वो रहेगा फ्रिक्शन, एफ एस। तो फ्रिक्शन कहाँ पे, इनवर्ड डायरेक्शन। सो तीन फोर्सेस अप्लाई हो रही है ये पॉइंट पे, व्हीकल पे तीन फोर्सेस अप्लाई हो रही है। पहला वाला जो रहेगा वेट एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन एन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। और तीसरा फ्रिक्शन एफ एस अलॉन्ग दी रोड। ये क्लियर है, फ्रिक्शन एफ एस अलॉन्ग दी रोड। अगर सपोज मैं
y के फोर्सेस जो है, y के जो फोर्सेस है उसको अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो मुझे एक चीज़ दिखेगी कि mg और n बैलेंस हो रहा है, mg इज बैलेंसिंग m। तो मैं बोलूँगा कंसिडरिंग फोर्सेस इन y डायरेक्शन, सो मैं फोर्सेस इन y डायरेक्शन ले रहा हूँ, तो y डायरेक्शन के सारे फोर्सेस लेता हूँ, तो mg is balancing normal reaction, mg is balancing normal reaction। Similarly if we consider fs जो कि टूवर्ड्स द सेंटर है, सो टूवर्ड्स द सेंटर वाली एक ही फोर्स होती है, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बी वाला पार्ट जो रहेगा वो बोलूँगा कि fs is providing necessary centripetal फोर्स। तो एफ एस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो एफ एस का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर मैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर ये तीनों में से अगर सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ कि एफ एस जो था मेरा, मुझे एक चीज़ पता है कि एफ एस जो फॉर्मूला है वो, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ एस नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल हो सकता है, ये मिनिमम कंडीशन है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैक्सिमम कंडीशन है, अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करता तो ये मैक्सिमम कंडीशन है कि एफ एस इज इक्वल टू एन, मतलब अगर म्यू एस का वैल्यू मैंने 1 कंसिडर किया तो अभी मैं क्या करूँगा कि ये इक्वेशन जो दिख रहा है एम जी और एन, और ये जो इक्वेशन दिख रहा है सेकेंड इक्वेशन एम जी इक्वल्स टू एन, और ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड करूंगा तो एफ एस का इक्वेशन अपॉन क्या आएगा, एन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम, एम एम कैंसिल, तो एफ एस अपॉन एम, एफ एस अपॉन एन इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये पार्ट हो चुका है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये वाला पार्ट हो चुका है। मुझे एक चीज़ पता है कि वेलोसिटी अगर बढ़ती है मेरी तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, बट मुझे एक चीज़ पता है कि वेलोसिटी बढ़ती जाती है बट फ्रिक्शन बढ़ेगा, बट एक मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा, और उस मैक्सिमम वैल्यू का जो पार्ट रहता है फ्रिक्शन का उसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ एस की वैल्यू फिक्स रहने वाली है। तो पहले अपन यहाँ तक जो भी लिखा है वो कॉपी कर लेते और उसके बाद आगे का पार्ट देखते। सो हम लोग पहले आपको ये दो डायग्राम निकालनी है, ये जो दो डायग्राम है वो निकालनी है। सो पहले ये दो डायग्राम निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये डायग्राम निकालिए। सो आई कंसिडर कि आपने वीडियो को पॉज करके डायग्राम निकाल चुके हैं, तो हम लोग लिखेंगे पहला कंसिडर कंसिडर अ कर्व्ड रोड of radius r, consider a curved road of radius r, a vehicle is taking a sharp turn, a vehicle is taking a sharp turn as shown in the figure, as shown in the figure। ये स्किडिंग ऑफ व्हीकल के नीचे ही लिख रहे हैं हम लोग, as shown in the figure। there are three forces acting, there are three forces acting on this vehicle, there are three forces acting on this vehicle। फर्स्ट फोर्स, पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट फोर्स mg और वेट, mg और वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, mg और वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकेंड पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एन, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। और एक एक्स्ट्रा पार्ट लिखो एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड में, उसके बाद लिखो एन विल बी इक्वल टू, एन विल बी इक्वल टू mg, n will be equal to mg, n will be equal to mg। उसके बाद थर्ड पॉइंट fs along the road, fs acting along the road, fs acting along the road। ये तीन पॉइंट लिखने के बाद लिखो if we consider forces in y direction, if we consider forces in y direction, normal reaction is balanced by mg, normal reaction is balanced by weight mg, normal reaction is balanced by weight mg। therefore ये वाला पॉइंट लिखो mg equals to n, इक्वेशन 1, mg is equal to n, इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट
the static friction Fs, the static friction Fs is providing the necessary centripetal force, therefore Fs equals to mr omega square, Fs equals to mr omega square equals to mv square upon r. Fs equals to mr omega square equals to mv square upon r. Equation 2 डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, n यहाँ पे आ गया, mg यहाँ पे आ गया, m कैंसिल, बराबर है। तो Fs अपॉन n, v स्क्वायर यहाँ पे आ गया अपॉन rg। तो ये लिखो, ये पूरा स्टेप लिखना है आपको। ये स्टेप लिखने के बाद पॉज करके वीडियो आप लिख सकते हो ये स्टेप। उसके बाद लिखना है एक नेक्स्ट पॉइंट, in this equation we can see that as the value of v increases, the value of friction also increases. As the value of v increases, the value of friction also increases. But we know that friction has a limiting value, friction has a maximum limiting value, and it is equal to, friction has a maximum limiting value, and it is equal to Fs equals to mu s into n. Fs equal to mu s into n, where mu s is coefficient of static friction, between टायर एंड रोड, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। इसको इक्वेशन थर्ड दे दो, ये वाला इक्वेशन थर्ड। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ Fs इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ Fs, मैं इक्वेशन थर्ड वापस लिख रहा हूँ, v स्क्वायर अपॉन आर जी। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ Fs इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, क्या आएगा, म्यू एस इंटू एन अपॉन एन इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। एन गेट कैंसिल, आर जी अगर यहाँ पे आता है तो म्यू एस इंटू आर इंटू जी इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो v का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी। क्लियर है, अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी। ये जो वैल्यू रहेगा ये मिनिमम वैल्यू रहेगा, मतलब अगर ये जो वैल्यू रहेगा वो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, मतलब यहाँ तक मैं मेरी जो व्हीकल रहेगी उसकी स्पीड को बढ़ा सकता हूँ। इसके आगे अगर बढ़ाऊंगा v का वैल्यू, Fs तो फिक्स रहने वाला है तो इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, v का वैल्यू चेंज होगा तो Fs का वैल्यू बट ऑब्वियसली चेंज होने वाला है। बट Fs एक मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू तक फिक्स रहता है, उसके बाद वो बढ़ता नहीं है। तो एक वैल्यू को हम लोग को फिक्स करना है और वो जो रहेगा वो Vmax रहेगा। दैट इज फाउंड आउट बाय इक्वेटिंग दिस कंडीशन बाय दिस, मतलब ये कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, Fs का वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वहाँ से मेरे को Vmax का वैल्यू मिलेगा। इसके आगे हम लोग बढ़ा नहीं सकते, कंडीशन ऐसे भी है कि हम लोग ये जो वैल्यू जो रहेगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हीकल वाइल टर्निंग टेकिंग अ शार्प टर्न इन अ कर्व्ड रोड में हम लोग अगर शार्प टर्न रहेंगे तो ये जो वैल्यू रहेगा Vmax, यहाँ तक ही हम लोग वैल्यू को वेलोसिटी को बढ़ा सकते, इसके आगे नहीं बढ़ा सकते। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज स्किडिंग ऑफ व्हीकल का कंडीशन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्किडिंग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी टू अवॉइड स्किडिंग ऑफ व्हीकल। तो ये कॉपी करने के बाद आगे लिखो, देयरफॉर Vmax is the maximum value where the skidding of the vehicle can be avoided, ये होने के बाद हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे, जो कि रहेगा, हेडिंग डालो, मतलब एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन, वेल ऑफ डेथ, हेडिंग डालो। तो वेल ऑफ डेथ का कंडीशन देखते हैं, एप्लीकेशन क्या है। वेल ऑफ डेथ देखा रहेगा हम लोग ने, वेल ऑफ डेथ नॉर्मली ये देखा है कहाँ पे, सब लोग ने
भारत मूवी देखी रहेगी, भारत मूवी। भारत मूवी में जो फिज़िक्स की वाट लगाई गई है वो हम लोग ने देखा है। किसने देखा रहेगा? वो सलमान खान का जो एक वीडियो में और एक जो ट्रेलर में देखा रहेगा कि सलमान खान जो 2 कार पे से जंप मार रहा है बाइक को छोड़ के समथिंग। मैंने मूवी देखी नहीं है क्योंकि फिज़िक्स की पूरी वाट लगा दी है, सो मैंने तो मूवी देखी नहीं, बट ट्रेलर देखा हुआ है। तो उसमें जो वो जो व्हीकल मूव कर रहे हैं, वो वाला जो पार्ट है, मतलब जो सलमान खान जो जंप मार रहा है वो छोड़ के बाकी का पार्ट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, बट जो जंप मार रहा है वो फिज़िक्स का पूरा मतलब बोल नहीं सकते अभी। सो फिजिक्स का पूरा वाट लगा दिया। सो दैट इज कॉल्ड एज वेल ऑफ डेथ। जो गाड़ी मूव कर रही है, जो व्हीकल्स मूव कर रही है एक हॉरिजॉन्टल वेल में, उस जो पार्ट को बोलते हैं वेल ऑफ डेथ, या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं मौत का कुआं। सो हम लोग एक पकड़ रहे हैं ये पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। सो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मुझे बताओ कि जो वेट रहेगा वो कहाँ पे एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, बराबर है। और ऊपर की तरफ जो रहेगा वो रहेगा फ्रिक्शन, क्योंकि वेट नीचे आने का ट्राई करेगा, जो बॉडी नीचे आने का ट्राई करेगा, बट होल्ड कौन करेगा? फ्रिक्शन। अभी मुझे बताओ कि ये मेरा सरफेस है, ये मेरा सरफेस पार्टिकल यहाँ पे हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे रहेगा, ये मेरा सेंटर है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये आपको समझ में आया, पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v, पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v, mg नीचे के डायरेक्शन में, फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में, और नॉर्मल ये डायरेक्शन में। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा, फ्रिक्शन वेट को होल्ड करेगा, फ्रिक्शन वेट को होल्ड करेगा। अभी मुझे एक चीज़ पता है कि टूवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पार्टिकल पे 3 फोर्सेस तो पक्का आने वाली है, जो पहले भी पढ़ी है, फ्रिक्शन, वेट और नॉर्मल रिएक्शन। सो पहला पॉइंट जो रहेगा फ्रिक्शन वर्टिकली अपवर्ड, सेकंड वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और तीसरा नॉर्मल रिएक्शन टूवर्ड्स दी सॉरी टूवर्ड्स दी सेंटर। हाँ, अभी मुझे एक चीज़ बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडिंग व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स, एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये होने के बाद और एक चीज़ मुझे पता है कि वेट को बैलेंस कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है कौन? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वेट को बैलेंस कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। कोई अभी इसके पहले ही पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू उसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो है म्यू एस इंटू एन। बट मुझे एक चीज़ पता है, एफ एस इक्वल टू वॉट? एम जी, म्यू एस इंटू एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू मुझे पता है, एन की वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मुझे बताओ ये एम और एम कैंसिल, बराबर है। उसके बाद आर को मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा और म्यू एस को नीचे आऊँगा, तो वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वॉट? जी इंटू आर अपॉन म्यू एस। तो वी स्क्वायर की वी की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ कि v इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। इसके पहले था वो मैक्सिमम वैल्यू था। यहाँ पे क्या हो सकता है? अगर अगर व्हीकल का वैल्यू स्लो होता है, अगर व्हीकल का वैल्यू स्लो होता है, तो व्हीकल का वैल्यू स्लो होगा तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है तो फ्रिक्शन कम हो रहा है, और फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन अगर कम होगा, ये वैल्यू कम होगा, तो वेट को बैलेंस नहीं करेगा, वेट को बैलेंस नहीं करेगा तो व्हीकल नीचे गिर सकता है। तो मुझे ये जो वैल्यू मिल रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब इसका वैल्यू क्या मतलब क्या है? ये मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो है अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे पूरा। सो ये जो चीज़ हो रही है, तो स्टंट वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ में एक पार्टिकल मूव करता है विथ वेलोसिटी v, पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v।
अभी ये वेल ऑफ डेथ पे ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होगा उसको बोलूँगा मैं कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकता हूँ, वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है, और नीचे के डायरेक्शन में जो एक्ट कर रहा है वो है वेट mg। अभी वेट mg और फ्रिक्शन जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा तो ये टुवर्ड्स द सेंटर वाली फोर्स होती है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला n इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। भाई मुझे एक चीज़ पता है कि वेट को बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन, वेट को बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन। उसके बाद एक चीज़ पता है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है एफ एस लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, इसके ऊपर नहीं जा सकती, तो ये कम हो सकती है या फिर ज़्यादा इक्वल हो सकती है, इसके ऊपर तो नहीं जाएगी। बट एफ एस इक्वल टू एम जी, कैंसिल करूंगा एम एम, तो जी की जो वी स्क्वायर की वैल्यू है, म्यू एस नीचे आएगा आर ऊपर आएगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होगा, वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन म्यू एस। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। तो ये जो वैल्यू होने वाली मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि अगर अगर v की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसके पहले इंक्रीज का बात किया था तो वो मैक्सिमम वैल्यू थी, अभी हम लोग बात करें डिक्रीज का, तो अगर v की वैल्यू डिक्रीज होगी तो n भी डिक्रीज होगा, अगर n डिक्रीज होगा तो fs भी डिक्रीज होगा, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन डिक्रीज होगा तो वेट mg उसको नीचे खींचेगा, तो ये जो स्टंट होगा वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो पॉसिबल कंडीशन के लिए जो v की वैल्यू होने वाली वो क्या होने वाली, मिनिमम वैल्यू होने वाली है। तो डायग्राम पहले कॉपी कर लो, डायग्राम कॉपी करने के बाद पॉज करके आप डायग्राम कॉपी कर सकते हो, डायग्राम कॉपी करने के बाद लिखो in this well of death condition, in this well of death condition, a vehicle is having a mass m, a vehicle is having a mass m and is moving with a velocity v, and is moving with a velocity v. There are three forces acting, there are three forces acting. First point, static friction acting vertically upward, static friction acting vertically upward. Second, weight mg acting vertically downward, weight mg acting vertically downward. Third, normal reaction which is acting towards the center, normal reaction which is acting towards the center हो गया। उसके बाद लिखो नेक्स्ट, the normal reaction will provide, next line पे, the normal reaction will provide the necessary centripetal force, normal reaction will provide the necessary centripetal force, therefore ये वाला पार्ट कॉपी करो, ये वाला पार्ट, ये वाला n इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये लिखा। उसके बाद लिखो the static friction will be balanced by, the static friction will be balanced by weight, उस ये बात, उसके बाद ये पार्ट लिखो, स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी बैलेंस बाय वेट, उसके बाद ये पार्ट लिखो। आगे लिखो, एज वी नो दैट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, हैज़ अ फिक्स मैक्सिमम वैल्यू, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हैज़ अ फिक्स मैक्सिमम वैल्यू, एंड इट विल नॉट एंड एंड इट विल be always less than or equal to that maximum value, and it will always be less than or equal to that maximum value. Therefore fs is less than or equal to, therefore fs is less than or equal to mu s into n, therefore fs is less than or equal to mu s into n। fs की जो वैल्यू है वो क्या है, mg मुझे पता है, लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ये कैंसिल करोगे और सॉल्व करोगे, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये छापना है पूरा, यहाँ से लेके इधर तक पूरा कॉपी करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी करना है। तो वी मिनिमम की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, तो लिखो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल, this is the minimum value of velocity of the vehicle, velocity of the vehicle which is performing the stunt, which is performing the stunt in the well of death, which is performing the stunt in the well of death. If the velocity, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, if the velocity is less than this minimum value, if the velocity is less than the minimum value, then it will decrease the normal reaction, then it will decrease the normal reaction, which will further decrease the static friction, which will further decrease the static friction, as static friction is now less,
as compared to the weight, as static friction is now less as compared to the weight mg. Therefore, the vehicle will move downward. Therefore, the vehicle will move downward, and the stunt will not be performed. And the stunt will not be performed. आगे next numerical page number 24, page number 24, numerical number 13, page number 24, numerical number 13. मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ और गिवन डेटा लिखूंगा और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन बोला है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5. तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोला है 0.5 बिटवीन ग्रामोफोन डिस्क एंड कॉइन. तो यहाँ पे एक कॉइन है, देखते वो बाद में देख लेंगे. रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, तो आर दिया है 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर. फटाक से कन्वर्ट कर लेना. इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज initially the center of the coin is 5 pi सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क. तो पहले कंडीशन में दिया है R1 जो कि दिया है पाई सेंटीमीटर, मतलब जो कॉइन है वो पाई सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर है, मतलब पाई इंटू 10⁻⁻² मीटर. आगे at what minimum frequency will it start slipping from the will it start slipping from there? By what factor will the answer change if the coin is almost at the rim? मतलब सेकेंड कंडीशन बोला है R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये. तो 8 सेंटीमीटर मतलब 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर. पहली चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे एक ग्रामोफोन डिस्क है, ये उसका सेंटर है, यहाँ पे कॉइन रखा है जो एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर है. मुझे पूछा है कि इसका फ्रीक्वेंसी जो ये रोटेशन कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा कि ये स्लिप नहीं होना चाहिए. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक्ट होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा फ्रिक्शन. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फ्रिक्शन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो पहला वाला पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बैलेंस द फ्रिक्शन. अगर ये बैलेंस करता है, ये अगर बैलेंस करता है तो ये कॉइन मूव नहीं करेगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला मुझे पता है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता है म्यू एस इंटू एम इंटू जी. म्यू एस इंटू एन भी लिखते हैं, एन ऊपर के डायरेक्शन में, वेट एम जी नीचे के डायरेक्शन में, ऐसे ही बोल सकते हैं. तो एन इज इक्वल टू एम जी ऐसे ही बोल सकते हैं. तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो एन इक्वल टू एम जी. देयरफॉर एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू म्यू एस इंटू एम इंटू जी. ये चीज़ मुझे पता है. उसके बाद आगे देखेंगे, एम एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर मतलब होता है 2 पाई एन, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन. तो ओमेगा स्क्वायर रहेगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू म्यू एस 0.5 इंटू जी पाई स्क्वायर. दिया है क्वेश्चन में, दिया है जी पाई स्क्वायर कैंसिल. तो जो एन स्क्वायर की वैल्यू जो रहेगी 0.5 अपॉन 4 इंटू आर कितना है, आर कितना दिया है पाई इंटू 10⁻². तो एन की वैल्यू क्या रहेगी अंडर रूट ऑफ 0.5, इसको n1 बोलते हैं यार, n1 बोलते हैं, ये r1 और ये n1 ओमेगा 0.5 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू 10⁻². इसको सॉल्व करोगे ना तो ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1.99 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया है शायद से, अपन फाइनल नोटिफिकेशन के लिए देखते, बट आंसर यही है n1 इक्वल टू 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. ये फाइनल आंसर रहेगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का. तो समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन अंदर की तरफ है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ है. अगर ये कॉइन स्लिप नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. फ्रिक्शन को बैलेंस किया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने, और बाद में वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया, बाकी कुछ नहीं. इतना याद रखो कि यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने को मत भूलो, आंसर गलत हो सकता है. तो ये सॉल्व करना आपको, यहाँ से लॉग से सॉल्व करना है, प्लीज़ डायरेक्टली कॉपी मत करना, लॉग से सॉल्व करो. एक्सप्लेन करने के बाद खुद एक बार ट्राई करो और बाद में लॉग सॉल्व करो.
सेकेंड कंडीशन क्या बोला है उन्होंने, रिम के एज पे रखा है। रिम के एज पे रखेगा मतलब ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो R2 जो रहेगा वो 8 सेंटीमीटर रहेगा, कंडीशन सेम रहेगा। तो सेकंड के लिए कंडीशन सेम है, सिर्फ एज पे रखा गया है, कॉइन को एज पे रखा गया है। कॉइन को एज पे रखा गया है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि कॉइन को एज पे रखने के बाद यहाँ पे आएगा एफ सी एफ इक्वल्स टू एफ आर बट एम ओमेगा टू स्क्वायर R2 इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करता हूँ मैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो ये आएगा एन इक्वल्स टू एम जी, सेम कंडीशन एम ओमेगा स्क्वायर R2 इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एम इंटू जी, एम एम कैंसल, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई N2। फॉर्मूला पुट करूँगा 4 पाई स्क्वायर N2 का स्क्वायर इंटू R2 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आएगा 0.5 इंटू पाई स्क्वायर, सेम पूरा का पूरा सेम है। तो N2 का फॉर्मूला क्या आएगा, N2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 4 इंटू, यहाँ पे R2 कितना है, R2 5 पाई नहीं है, R2 कितना है 8, तो 8 इंटू 10⁻²। तो N2 की जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद N2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6 रिवॉल्यूशन, 1.6 नहीं 1.25 आ रही है, 1.25 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 1.25 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। जब इसका रेशो लेंगे हम लोग N1 और N2 का, हम लोग जब रेशो लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली N1 और N2 का रेशो शायद से 1.6 के आसपास आ रहा है। तो N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 1.25। हम लोग को बोला है N2 इक्वल्स टू, अगर सॉल्व करूँगा तो 1.25 अपॉन 2 इंटू N1। ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करने के बाद फाइनल वैल्यू मिलेगा। मेरे हिसाब से आंसर यही रहना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आंसर कुछ अलग ही दिया है, तो आंसर मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। शायद से वॉइस इंटरप्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने मोबाइल में से, मतलब जो जहाँ से मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फ़ोन थोड़ा क्वेश्चन कॉपी करने के लिए मैंने फ़ोन बाजू में रख दिया था, तो थोड़ा सा आवाज़ आगे पीछे हो सकता है। आपको शायद से आंसर क्वेश्चन पता चला रहेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है वगैरह। सिर्फ चेंज क्या होने वाला है, यहाँ पे R1 पाए, यहाँ पे R2 जो है वो 8 सेंटीमीटर, इतना ही चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है, एज इट इज़ सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आ रहा है और यहाँ पे कुछ शायद से 1.25 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आ रहा है। सिर्फ निकालना है N2 इन टर्म्स ऑफ N1 निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सॉल्व करोगे ये फाइनल आंसर देगा। सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। हम लोगों ने 2 एप्लीकेशन देखे और 2 एप्लीकेशन के बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल देखा, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फ्रीक्वेंसी के ऊपर न्यूमेरिकल देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के 2 एप्लीकेशंस देखने वाले। यहाँ तक अगर लेक्चर को देखा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ अदर एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। थैंक यू।